नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं एक बार फिर से दद्दा की खरी खोटी चैनल पर हूँ और एक बार फिर से दद्दा के चैनल पर मैं होस्ट करूंगा और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं ना जवाब देते देते थक जाता हूँ। तो मुझे कई बार मैं दद्दा को कहता हूँ कि मुझे एक आध बार बुला लिया कीजिए ताकि मेरा पुराना जो रोग है, पत्रकारिता का कीड़ा होस्ट करने वाला, वो भी मैं इससे शांत कर लेता हूँ। बहरहाल, बहर कैफ, आज का मुद्दा है साक्षी मलिक, धरनाजीवी पहलवान गैंग और उनका आगे का भविष्य। पहला सवाल दद्दा, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। दर्शकों को नमस्ते कीजिए। सभी दर्शकों को प्रणाम। व्यालोक भाई धन्यवाद, आपने समय दिया जी। और पहला सवाल, एक पहलवान जी उठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मार रोना धोना किया, बूट टांग दीन, कहे कि आज से हम लड़ेंगे नहीं, हम छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी पहलवान जी उठी, उन्होंने अटल जी की कविता चेप दी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा टाइप्स। विनेश फोगाट की मैं बात कर रहा हूँ। साक्षी मलिक ने बूट टांगे, विनेश फोगाट ने कविता लिखी। अपने पूनिया भाई पीछे नहीं रहे, उन्होंने जाके पद्मश्री, जो पद्म सम्मान होता है इस देश के 140 करोड़ नागरिकों में, वह तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के तौर पर जाना जाता है, तीसरे या चौथे, क्योंकि पद्म, भारत रत्न, पद्म विभूषण और उसके बाद पद्मश्री, तो तीसरे चौथे स्थान का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, उसको उन्होंने फुटपाथ पर जाकर फेंक दिया और उसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमको समय नहीं मिला वगैरह वगैरह, और काफी रोए धोए। पहली बात, पहला सवाल ये, आगे और भी सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये कि ये धरनाजीवी गैंग चाह क्या रहा है, इसको थोड़ा पहले संक्षेप में बताइए ताकि हमारे दर्शक उस बातचीत के क्रम में जाएं, तब मैं कुछ गंभीर विषय पर आपसे सवाल पूछूंगा। धरनाजीवी पहलवान चाह क्या रहे हैं? सर देखिए, धरनाजीवियों को 1 साल पहले पता लग गया था कि उनका रेसलिंग करियर अब तकरीबन समाप्त है। 1 साल पहले ही उनको ये एहसास हो गया था। तो और देखिए, कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद या कुश्ती संघ एक बड़ी पावरफुल बॉडी है और कुश्ती परफॉर्मेंस विश्व में, इंडिया में बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको हथियाने की, कब्जा करने की कोशिश विभिन्न पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग किया करते हैं, हमेशा से किया करते हैं, और ये हमेशा पावरफुल लोगों के हाथ में ही रही है। तो पहलवानों को कुछ लोगों ने बरगला दिया कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम्हारे माध्यम से हम WFI पे कब्जा कर सकते हैं, और अन्यथा रेसलिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। इन लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था, कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, फेडरेशन इनको बहुत कोऑपरेट करती थी। हालांकि फेडरेशन डिसिप्लिन में रखना फेडरेशन का काम है और ब्रजभूषण शरण सिंह तो बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन माने जाते हैं, पर इसके बावजूद इनको सुपरस्टार्स की तरह फेडरेशन ट्रीट करती थी। यहीं पर रोक के एक और सवाल करता हूं कि साक्षी मलिक का एक पुराना वीडियो में देख रहा था, उसमें वो ब्रजभूषण शरण सिंह की काफी बड़ाई कर रही हैं, उनको पिता तुल्य बता रही हैं। उसके बाद पिछले जनवरी से इन लोगों ने जो रकस मचाया। अब एक सीधा सवाल चुनाव पर, 40 वोट आए संजय सिंह को, 7 वोट आए अनीता जी को, जो माना जाता है, अब वो इनके गैंग की हैं या नहीं मुझे नहीं पता, इनके फैक्शन की हैं या नहीं वो आप बताएंगे। 7 वोट आए, मेरे ख्याल से तो इनके पास एक भी वोट नहीं था। फिर इनको कहां से इतना आत्मविश्वास आया, इतना कॉन्फिडेंस आया कि ये पूरे फेडरेशन पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि पूरे देश के शायद कुश्ती संघ मिल के इसमें चुनाव में भाग लेते हैं, उनके एक एक वोट का काउंट होता है। तो इन पहलवानों को किसने ये
जड़ी बूटी सुंघा दी और किसने ये कह दिया कि तुम लोग जीत जाओगे, क्योंकि इनके पास तो वोट वगैरह थे नहीं। इस पर थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों श्रोताओं को बताइए। सर, आरोप लगता है भाजपा के कुछ पॉलिटिशियंस पे। उनको बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि कुश्ती संघ को भी अपने अंगूठे के नीचे लाया जाए। बाकी ज्यादातर संघों को वो ले चुके हैं। ज्यादातर संघों को हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस है वो अपने, परंतु ब्रजभूषण सिंह थोड़े से चूंकि बड़े स्ट्रांग पर्सनालिटी के आदमी हैं, तो वो इनके काबू नहीं आ रहे थे। और जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, साई जैसी एजेंसीज, वो ब्रजभूषण से बड़ा परेशान रहती थी, क्योंकि जो आदमी काबू ना आए तो वो तो परेशान तो करता ही है। तो इन्होंने उनको थोड़ा सा डाउन करने के लिए, दबाव में लेने के लिए, प्रेशर में लेने के लिए ये धरना लगवाया जनवरी में। परंतु इनकी ओरिजिनल प्लानिंग ये जॉन सस्सन के आरोप लगाने की नहीं थी। ये तो बात बिगड़ गई जी। और उन फोर्सेस ने ही फिर इनको, देखिए इतना बड़ा धरना जो कि महीनों चला है, उसके लिए फंडिंग चाहिए, पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, वो तमाम प्रोवाइड करने वाले पावर्स थी देश में, है नाम किसी का भी लेना उचित नहीं क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, पर दुनिया सब जानती है। और कौन कौन से पॉलिटिशियंस थे जो कुश्ती संघ पे कब्जा करना चाहते थे, उसमें एक हरियाणा की लॉबी है, एक हिमाचल की लॉबी है, तो वो तमाम लॉबीज थी। इनके पास एक भी वोट नहीं था। क्यों? क्योंकि सारी फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन जो हैं, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने पिछले 12 सालों में अपने हिसाब से वो अपने लोग बैठा रखे सेट कर लेते जी। हाँ, तो वो सेटिंग थी। तो पर सरकार में बैठे हुए कुछ लोग इनको लगातार भरोसा दे रहे थे कि सरकार के पास बड़ी असीमित पावर होती है। और एक बात बताइए ना, एक मान लीजिए एक व्यक्ति, एक कोच है या कोई एक व्यक्ति है, छोटा मोटा व्यापारी है, वो किसी स्टेट का सेक्रेटरी है, मणिपुर का, मिजोरम का, उड़ीसा का, असम का, इधर का उधर का। एक बात बताइए, आप ही हैं, आप बिहार के सेक्रेटरी हैं, दिल्ली से एक फोन आ जाएगा आपको, कितनी देर टिकेंगे उस फोन के सामने? जाहिर सी बात है, बहुत कम देर। 50 लोगों में से चलिए 10 टिक जाएंगे, 50 में से 10 टिक जाएंगे, 20 टिक जाएंगे। सर इतना आत्मबल कितने लोगों में होता है? राइट। तो सर पहलवानों को यह भरोसा था कि अरे सरकार, अगर जिस दिन सरकार से फोन चला जाएगा तो 50 वोट न, तुम खाली, इनको यह था कि हमारे लिए वोट की व्यवस्था भी सरकार करेगी जी। पर सर गलती यह हो गई कि जब पहला वाला धरना लगा तो उसमें जब जेएनयू वाली डफली गैंग आ गया और ये तमाम आ गए, और वो धरना तो सरेआम सरकार के खिलाफ ही हो गया। आपको याद होगा कैसे कैसे उसमें नारे लगे और कौन कौन सी शक्लें उसमें दिखाई दी, क्योंकि ये पॉलिटिकली स्मार्ट लोग नहीं है ना हमारे पहलवान जी लोग। और फिर उन धरनों में क्या क्या बयान दिए गए, फिर उसमें सरेआम जाट पॉलिटिक्स होने लग गई। तो वो फिर वो जो फोर्सेस इनकी पीठ के पीछे खड़ी थी ना, वो बैकआउट कर गए। मतलब कहने का ये कि इन्होंने शेर की सवारी तो कर ली, लेकिन शेर को काबू करना इनको नहीं आया। और इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस तो हम साफ देख रहे हैं, क्योंकि जब साक्षी मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली हैं तो फिर हुड्डा से उनकी मुलाकात हुई है, दीपेंद्र हुड्डा से। और आपने पहले भी कई बार मुझसे बातचीत में अपने दर्शकों को बताया है कि एक लॉबी है दीपेंद्र हुड्डा की, जो इस बहाने पूरी हरियाणा की पॉलिटिक्स पर और खासतौर से कुश्ती फेडरेशन पर कब्जा करना चाहती है। अब ये हुड्डा से भी मिले, उसके बाद ये प्रियंका जी से जाके मिल लिए हैं, और साक्षी मलिक ने ये बयान भी दे दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगी क्या,
तो उन्होंने कहा है कि चुनाव की बात अभी नहीं, बाद में देखेंगे। तो पॉलिटिकल एम्बिशंस तो थे, लेकिन बात वही शेर की सवारी वाली हो गई कि शेर पर ये चढ़ तो गए लेकिन उसे काबू में नहीं कर पाए। देखिए, आज से 12 साल पहले भी जब ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, तब भी इन्होंने वह फेडरेशन एक तरह से दीपेंद्र हुड्डा से छीनी थी। छीनी इन द सेंस, लड़े और चुनाव जीते। फिर वही बात है, 50-60 वोटर हैं, उसमें से 30 वोट लिए ना जी। और दीपेंद्र हुड्डा भी भाई एक तगड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, और तब जबकि यूपीए की सरकार थी सर जी, मनमोहन यूपीए 2 थी, केंद्र में यूपीए सरकार होने के बावजूद हुड्डा परिवार को हरा के डब्ल्यूएफआई में काबिज हुए थे चुनाव जीत के। इसीलिए तो भाजपा के जब बड़े नेताओं ने इनको प्रेशर में लेने की कोशिश की, क्योंकि भाई देखिए, भाजपा आपको मालूम है बैड पब्लिसिटी से और बैड प्रेस से बहुत जल्दी डरती है। चाहे वो किसी नूपुर केस में भी इतना जल्दी बैकआउट क्यों कर गए, राजा सिंह को तुरंत क्यों निकाल दिए पार्टी से, हैं? क्योंकि वो कहते हैं यार देखो, मीडिया में रायता नहीं फैलना चाहिए, तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। तो जैसे ही ये रायता फैला, भाजपा तुरंत डिफेंसिव हुई, और बीच में ये चुनाव मई में संपन्न हो गया होता। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, जब भाजपा के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने ब्रजभूषण शरण सिंह को समझाया कि अरे छोड़ दो यार, दे दो फेडरेशन। वो अच्छा, बाप कमाल है, आपने दी है, पार्टी ने कोई मुझे तोहफे में दी है, लड़के लिया हूं, और सोनिया जी के शासनकाल में दीपेंद्र हुड्डा से लड़के लिया हूं, नहीं दूंगा। सर भाजपा हाईकमान से इस त्योहार में बात करने की हिम्मत सबकी नहीं होती, होती है? नहीं दिया, नहीं दिया। और इतनी स्ट्रांग फील्डिंग थी कि अंत में यह स्थिति आ गई थी, जब पूरा सब कुछ हो गया तो मतलब चाहे कुछ हो जाए, करीब 35 आदमी तो नहीं है टूटेंगे, चाहे कोई भगवान का भी फोन आ जाएगा तब भी नहीं टूटेंगे। 35 में बहुमत था जी। तो फिर जब देख लिया सब लोगों ने कि नहीं अब नहीं टूटेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा बनाओ चलो। और 3 राज्यों के चुनाव हो गए थे, जो भी राजनीतिक नजला, जो नफा नुकसान था वो पार्टियां देख ही लेती हैं। तो जब 3 राज्यों के चुनाव हो गए, और सबसे पहले फिर सरकार ने इनको डिस्क्रेडिट किया। डिस्क्रेडिट कैसे हुए? बिना ट्रायल के जो है एशियन गेम खेलने चले गए, दुनिया भर में छीछा-लेदर हुई। सबसे पहले हरियाणा में ही बहुत थू-थू हुई, उसके बाद एशियन गेम्स में वहां जाके पोंख दिए, बदबू फैलाए, बुरी तरह हारे। तो लोगों ने कहा और जाओ बिना ट्रायल के, पहलवानी तो करते नहीं हो, नेतागिरी से तुमको फुर्सत नहीं है, एक बच्चे का। तो जब इनकी पर्याप्त छीछा-लेदर हो गई, तो फिर सरकार दिया कि जाओ बेटा, चुनाव लड़वा दिया। बोला वोट का इंतजाम अब हम थोड़ी ना करेंगे तुम्हारे लिए, और तुम पहले यही क्लियर नहीं हो, अरे हम तुमको परमिशन दे दें और तुम हुड्डा की गोद में जाके बैठ जाओगे, और अंत में बैठ गए। अब देखिए ना, जैसे ही रिजल्ट आया हुड्डा की गोद में जाके बैठ गए, नहीं प्रियंका जीत मिल लिए। तो कंफ्यूज्ड पीपल। ये दौरान भी इन्होंने अपने मंच को विरोधी दलों का अखाड़ा क्यों बनने दिया? Why did they allow the Duffly gang to come and say कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी? पप्पू यादव जैसे लोगों को, सतपाल मलिक जैसे लोगों को अपना मंच क्यों दिया इन्होंने? उनको ही नहीं, इन्होंने पहले दौर में मुझे याद है कि पहली बार जब ये लोग बैठे थे, तो देश की सहानुभूति इनकी तरफ जा भी रही थी, और इनफैक्ट उस बार इन्होंने अपने मंच पर से वृंदा करात को हटा दिया था कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि को नहीं बैठने देंगे। लेकिन जब ये दोबारा बैठे जंतर मंतर पर, जब इन्होंने नाटक शुरू किया, तो बाकायदा इन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपील की कि जिसको भी आना है वो आए, हमारा साथ दें, और उसके बाद ही ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम, मतलब पूरी खिचड़ी पक गई।
आप एक बात जो बार बार कह रहे हैं कि सरकार के कुछ तत्व, आप उनका नाम नहीं बता रहे हैं लेकिन जनता जानती है, और जो भी है, आज मैं साक्षी मलिक का एक इंटरव्यू देख रहा था, और हालांकि वो आपके दोस्त का इंटरव्यू है, और आपका दोस्त कुल मिला के ठीक ठाक आदमी नहीं है, पत्रकार है। राजदीप के साथ उनका इंटरव्यू था, राजदीप सरदेसाई के साथ। उसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि राजदीप ने उनसे पूछा कि भाई चुनाव हुआ है, चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ है, इसमें सरकार की क्या गलती है। और इस पर साक्षी मलिक का एक जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। सरकार कह सकती थी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है, सरकार कह सकती थी कि महिलाओं को वोट दो, वगैरह वगैरह, और वो लंबा चौड़ा जवाब दिया। आप वही बात यहाँ दोहरा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि आपने वो अपने दोस्त का इंटरव्यू देखा नहीं होगा, राजदीप सरदेसाई का। ये क्या पेंच है? मतलब सरकार कुछ कर दे, मतलब इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी और वो प्लानिंग फेल हुई। एक तो इन्होंने शेर की सवारी की, उसको काबू में नहीं कर सके, और दूसरे अभी तक आप जो बता रहे हैं कि सरकार के साथ इनकी सेटिंग होते होते रह गई, या सरकार में मौजूद कुछ तत्वों के साथ जो चाहते थे कि बृजभूषण शरण सिंह की वहां से बेदखली हो, यही तो आप कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि सरकार के पास असीमित पावर्स होती हैं, परंतु सरकार भी हर चीज में अपना पॉलिटिकल नफा नुकसान देखती है। तो ये बात मैं पिछले 10 महीने से अपने निजी बातचीत में, सर्कल में अपने लोगों से पूछता हूं कि पहले तो मुझे ये बताइए कि व्हाई शुड बीजेपी गवर्नमेंट गेट रिड ऑफ ब्रजभूषण शरण सिंह। आखिर ब्रजभूषण से WFI लेकर कोई हुड्डा को क्यों पकड़ा देगी भाजपा सरकार? पहली बात, क्योंकि हुड्डा से इनकी नजदीकियां छुपी नहीं थी किसी से। और देखिए, भाजपा जो संगठन है वो जाट वोट को लेके शुरू से आशंकित था कि कहीं ये जाट राजपूत मुद्दा न बन जाए, जाट अस्मिता का मुद्दा न बन जाए। ये सारे इसलिए जब शुरू में धरना लगा तो बहुत डिफेंसिव थी सरकार, भाजपा बहुत डिफेंसिव थी। पर धीरे 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 मामला ठंडा होता गया, जैसे जैसे ठंडा होता गया। तो सर बात यह कि सरकार, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार अपनी वाली पे अगर आ जाएगी तो 50 का 50 वोट भी ले लेगी। बट क्यों ले? तुम्हारी क्या गुडविल है? तुम्हारी क्या स्टैंडिंग है? तुम कितने वफादार हो? और भाई सरकार तो तराजू पे तौलेगी ना। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह है, एक तरफ तुम हो। तुम्हारी औकात क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने? ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के 5 जिलों में पूरी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, गुजरात के राजपूतों के हीरो बन के उभरे हैं। सुनिए, मैं बैकाश ठाकुर हूं, मैं जानता हूं मेरी बिरादरी जल्दी किसी को नेता वेता नहीं मानती है। क्यों? अरे हम साले खुद नेता है, हमको नेता की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग जन्मजात नेता है, दुनिया हमारे पीछे चलती है, हम किसी साले के पीछे नहीं चलता हूं। सेंटिमेंट दुनिया के हर ठाकुर का है। जातिवादी आप नहीं वहां जानते हैं, पर मैं मानसिकता बता रहा हूं। इसलिए हम लोग भेड़ बकरी नहीं है यार, किसी हमको नेता चाहबा नहीं करेगा। और नेता होगा तो हम मोदी को बनाएंगे। चरण सिंह, देखिए और पहले चरण सिंह को नेता मानता था, उसके बाद VP सिंह हमारे नेता बने, भैरव सिंह शेखावत हमारे नेता बने, पर उसके बाद कल्याण सिंह बने, लोधी थे जाट के, चरण सिंह जाट थे। और सच पूछे तो VP सिंह को ठाकुरों ने कभी नेता नहीं माना, चंद्रशेखर सिंह को कभी अपना नेता नहीं माना।
कल्याण सिंह को माना, मोदी को माना। तो हम लोग जातिवादी नेता नहीं खोजते हैं, परंतु पहली बार मैंने देखा पिछले 10 महीनों में कि ब्रजभूषण शरण सिंह राजपूतों के एक छत्र नेता बन के उभरे। क्योंकि राजपूतों को एक बात समझ में आई कि यार एक आदमी, हमारे एक आदमी को जो कि अच्छा काम कर रहा है, उसको जबरदस्ती झूठे आरोप लगा के परेशान किया जा रहा है? और एक से सर, ठाकुर का लड़का अपनी जमीन जायदाद, साम्राज्य, अपनी विरासत, अपने मान सम्मान के लिए जेल चला जाएगा, गोली बंदूक सब चलाएगा। अरे अपनी जमीन बदे, अपने घर बदे, अपनी इज्जत बदे गोली नहीं चलाएगा तो अगर बंदूक किस लिए रखे है? पर चोरी छनैती में जेल नहीं जाएगा, लड़की छेड़ने में। सर राजपूतों को ये बहुत बुरा लगा। आप किसी भी राजपूत से बोले, अरे अगर आज आप कहें कि ब्रजभूषण सिंह ऐसा हुआ, ऐसा कहीं ना, बोला हाँ ठीक है ठाकुर लिखा करी, पर ब्रजभूषण सिंह पर आप चरित्र का लांछन लगाएंगे, किसी ठाकुर को पसंद नहीं आएगा। आप नॉर्थ इंडिया के किसी ठाकुर से बात कर लीजिए, बोले नहीं यार ये चरित्र। नहीं, जब ये मामला चल रहा था और तब मैं गलती से गोंडा के इलाके में अपने एक सीनियर के यहाँ गया था, तो कई लोगों से बातचीत हुई थी मेरी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ शिक्षा के नाम पर बहुत सारे उन्होंने कॉलेज खोले हुए हैं वगैरह वगैरह। तो जिसने भी बात की उसने आप ही की लाइन पकड़ी कि ब्रजभूषण शरण एक माफिया हो सकते हैं, लेकिन लंगोट के कच्चे नहीं है। और ये बात सब ने कही, और उसमें मैंने कास्ट का डिफरेंशिएशन तो नहीं किया क्योंकि मैं रवीश कुमार नहीं हूँ। तो मैं जिससे भी मिलता था मैंने थोड़ी बहुत बातचीत की, तो उसमें ठाकुर भी थे, नाई भी थे, कहार भी थे, जो भी थे, उन सब ने एक बात जरूर कही कि ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ भी हो सकते हैं, लंगोट के कच्चे नहीं होंगे। और ये बात आप भी कह रहे हैं कि बहुत ये। बहरहाल एक सवाल है, और ये शायद आखिरी सवाल होगा क्योंकि इसका आपको विस्तार में जवाब देना पड़ेगा। अब इन धरनाजीवी पहलवानों का भविष्य क्या है, और उसके 3 एंगल बताइए। खेलों का भविष्य तो मुझे, मेरे जैसे आदमी को जो खेल को कुछ नहीं जानता है, मुझे लगता है कि अब इनका खेलों में कोई भविष्य नहीं है, खत्म हो चुके हैं। तो खेल में भविष्य क्या है, राजनीति में क्या है, और सामाजिक तौर पर जो ये बार-बार जाट अस्मिता रट रहे हैं, तो मुझे याद आता है कि पहली बार जाटों ने बहुत साथ भी दिया था, और इनफैक्ट पूरे देश ने साथ दिया था जब तक इन्होंने उसको पॉलिटिकल नहीं बनाया, जब तक ये लोग डिस्क्रेडिट नहीं हुए थे। लेकिन इस बार तो जाट भी इनको भाव नहीं दे रहे हैं। तो इन तीनों आयामों पर, खेल के हिसाब से, राजनैतिक हिसाब से और सामाजिक हिसाब से, इन धरनाजीवी पहलवानों का भविष्य क्या होगा? सर भविष्य बहुत उज्जवल है, वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। नच अच्छा। बलिए, नच बलिए, झलक दिखला जा, बिग बॉस इत्यादि फूहड़, घटिया, छिछले, थर्ड क्लास टीवी कार्यक्रमों से न्योते आने लगे हैं, और धरनाजीवी महिलाएं ब्रानुमा कपड़े पहनकर फूहड़ नृत्य, एक डांस करने वाले लड़के से लिपट चिपट के बहुत बढ़िया नाच रही हैं, और हमारा लड़का कहता है प्राउड ऑफ यू। तुम आधा कपड़ा उतार कर नाच रही थी एक लौंडे के साथ, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। तो सर नाचने, गाने, तमाशा करने इत्यादि का वेरी ब्राइट फ्यूचर है। फिल्म लाइन में जा सकती हैं, नच बलिए तो चली ही गई हैं, झलक दिखला जा टाइप, उसके बाद बिग बॉस से भी निमंत्रण आ सकता है। ये तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। उसके बाद
सर कुश्ती का फ्यूचर खत्म हो चुका है, क्योंकि कुश्ती में क्या है सर, जूनियर बच्चे जब आ जाते हैं तो उनसे हारना जरा मैट पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जब बच्चे हराने लगते हैं तो लोग पहलवानी छोड़ जाया करते हैं, बोलते हैं भाई रिटायरमेंट हो गया। वो इन तीनों का हो चुका है, इन तीनों से बहुत अच्छे जूनियर बच्चे आ चुके हैं, इसलिए कुश्ती का करियर इनका खत्म है। फेडरेशन पे कब्जा कर लेते तो एक आध साल अभी चल जाता, फेडरेशन पे कब्जा कर लेते तो रेसलिंग में और पोस्ट रिटायरमेंट बड़े ना अच्छे ऑफिशियल बन जाते हैं, अच्छे कोच बन जाते हैं, तो ठीक है, कहीं हड़ा फड़ा चला लेंगे आगे चल के, पर कुश्ती का करियर खत्म है। हरियाणा में इतनी बदनामी हो चुकी है, क्योंकि सर 1000 बच्चे, कल का उनका एक बयान उठा के देख लीजिए ना, कि आज के बाद अब पहलवानी में सरेआम, अब तक पर्दे के पीछे जॉन सत्सन होता था, आज के बाद सरेआम जॉन सत्सन करेगा क्या नाम, ब्रजभूषण का आदमी संजय सिंह। तो ये बयान, मेरी एक 14 साल की बच्ची है, पहलवानी करती है, और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े खिलाड़ी ये बोल रहे हैं कि अब आज के बाद लड़कियों का सरेआम जॉन सत्सन होगा। मेरी 14 साल की बच्ची पहलवानी करती, मैं कराऊंगा? आप बताइए। ये बयान दे के उन्होंने कुश्ती जगत को क्या मैसेज दिया है, हमारे अभिभावकों को क्या मैसेज दिया है? कौन अभिभावक अब अपनी बेटी को पहलवानी कराएगा? सर इसे पता क्या कहते हैं, कि एक हड़िया में खीर बनी, अपने भर खाली पेट भर, और उसके बाद उस हड़िया में मूत दिया कि कोई दूसरा ना खाने पाए। मैं फोगाट साहब से पूछूंगा कि आपकी 5 बेटियां पहलवानी करी, बहुत अच्छा, और आपकी 5 बेटियों ने बहुत अच्छी पहलवानी की, और उसके बाद जो है अब रिटायर हो गई, तो और किसी की बेटी पहलवानी ना करने पाए, ऐसा एक माहौल बना दिया आपने। मेरा एक बहुत जरूरी फोन आ रहा था, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो अब आपने ऐसा माहौल बना दिया कि और किसी की बेटी पहलवानी ना करने पाए। आपकी बेटियां बहुत पाक साफ सती सावित्री थी, एकदम गोमुख की गंगा की तरफ पवित्र थी, बाकी जितनी बेटियां पहलवानी करेंगी अब वो तो जॉन सत्सन कराएंगे, क्योंकि आपका आदमी अध्यक्ष नहीं बना, इसलिए आप फेडरेशन में तो जी जॉन सत्सन होगा। सर कौन बाप अपनी बेटी को पहलवानी कराएगा? तो सर इस प्रकार की घटिया थर्ड क्लास बयानबाजी करने वाले लोगों की समाज में इज्जत होती है? आप बताइए। मुंह पे कोई हाँ वाह बेटा कर दे, एक मिनट, हरियाणा की 1000 लड़कियों पे आपने ये लांछन लगाया कि एक बार तो बोले कि टीम में अगर 11 लड़कियां गई तो 11 के 11 जो है ब्रजभूषण के तले लिकड़ी, ऐसे ऐसे बयान दिए इन्होंने। खुद को सती सावित्री पाक साहब बताएंगी, बाकी पूरे हरियाणा की बच्चियां जो हैं वो तो लगे लिकड़ी हैं। सर इस प्रकार के बयान देने वालों को कौन वोट देगा? आप बताइए। तो इनका सर कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है। दूसरी बात, ये खुद कंफ्यूज है, हुड्डा ग्रुप कैंप में रहे कि वो एसआर के कैंप पे रहे। हरियाणा में एक हुड्डा ग्रुप है जो सबसे तगड़ा ग्रुप है, उसके बाद एक सुरजेवाला, वो शैलजा और किरण वाला ग्रुप है। कल ये पहले हुड्डा ग्रुप से मिली, उसके बाद क्या नाम, सुरजेवाला साहब जो है इनको लेके चले गए पिंकी दीदी के घर। खुदा कंफ्यूज है, कौन सा गुट इनको टिकट देगा? पहली बात, कहां से देगा टिकट? इसलिए उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था। हाँ, अगर ये पाक साफ जो 1 साल पहले बेदाग छवि थी, बढ़िया पहलवान थे, इन तीनों को टिकट मिलता, मैं आज बता रहा हूं आपको, विनेश को भी, बजरंग को भी और साक्षी को भी, और इन 3 में से कम 2 जीत जाते, क्योंकि थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में। इन्होंने अपने पूरे फ्यूचर की भद्द पिटवा ली। सामाजिक प्रतिष्ठा का यह हाल है कि मैं आज दावे से कहता हूं कि ये किसी हरियाणा के गांव में चले जाएं तो लोग इनके मुंह पे थूकेंगे। ये है इनका फ्यूचर। बाकी नच बली और झलक दिखला जा तो है जी। तो दर्शकों, अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की और जो हमें दद्दा ने बताया, आप सभी लोग जानते हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है कि दद्दा कुश्ती से जुड़े रहे हैं, बहुत करीब से इन्होंने देखा है, खुद प्रशिक्षक भी रहे हैं, और प्रशिक्षण के दौरान
कुश्ती चूंकि बिल्कुल एक शारीरिक स्पर्श वाला खेल है और उसमें इन लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, जिस तरह की बातें की हैं, उसके बाद यह सचमुच एक बड़ा संकट हो गया है कि जिस हरियाणा में इतने पर्दा प्रथा और सब कुछ के बावजूद जहाँ की बेटियों ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, अब क्या वहाँ के गार्जियन, वहाँ के अभिभावक इस तरह की बातों को देखते हुए क्या अपनी बेटियों को वही छूट, वही सुविधा सब कुछ मुहैया कराएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी दद्दा ने जैसा बताया, धरनाजीवी पहलवानों का सामाजिक और खेल का और पॉलिटिकल फिलहाल कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दद्दा की एक बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं कि इनको टिकट मिलने की जहां तक बात है तो आम आदमी पार्टी खड़ी है, वो तो इन लोगों को टिकट दे ही देगी, तो वो टिकट मिलने का ऐसा कोई संकट नहीं है। टिकट इनको मिल सकता है क्योंकि केजरीवाल ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। बहरहाल आज की विशेष चर्चा अभी यहीं तक की। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे और फिर से और भी कई विषयों पर बात करेंगे, कुश्ती पर भी बात करेंगे। दद्दा बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया होस्ट करने का और दर्शकों आप सभी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। धन्यवाद आलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट धन्यवाद आपका इसलिए कि आपने समय दिया, आप मेरे चैनल पे आए, आपने आधा घंटा समय निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया मेरे चैनल के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।